हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर आरओ का प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। दोस्तों ये जीएस का 8वां प्रैक्टिस सेट है और इसके पहले ध्येय आईएएस के हमने 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं और उसके पहले भी 10 प्रैक्टिस सेट और अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 5 जीएस के हैं और 5 हिंदी के हैं। फुल मैपिंग के साथ, फुल डिटेलिंग के साथ, न्यूनतम समय में उसको बहुत अच्छे तरीके से चारों ऑप्शंस को कवर कराया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए वो सारे सेशन बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशंस की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1995 और या 1996 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। दोस्तों ये चीज हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ चुके हैं और पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये आया है। इसको लाया गया था 1976। ठीक है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना दोस्तों 2007 में आया था। ठीक, और आश्रय बीमा योजना दोस्तों 2001 में आया था। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका आंसर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग को याद ध्यान देना है और इसका एक एक चीज हमको याद करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आया है, ये एग्जाम में भी आ सकता है और ये सारी चीजें आवश्यक है। क्योंकि बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम हमने पॉलिटी के सेक्शन में भी कराया है और पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया और इस प्रैक्टिस सेट में भी आया, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। आपको इनका सन याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका जो कार्यकाल था 5वीं पंचवर्षीय योजना का 1974 से 78 तक था। ठीक है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। उसके बाद योजना अवकाश आता है 3 साल का, फिर 69 से 74 तक आती है चौथी, फिर 74 से 78 तक आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये कब से आती है? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक, और उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 85। ठीक है, और फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 से 1990 तक। ठीक है, ये हो गया। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेरा डमर मॉडल पर आधारित थी और उसमें कृषि के विकास की बात की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आई थी और उसमें उद्योगों के विकास की बात की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों चक्रवर्ती मॉडल के आधार पर आई थी और उसमें कृषि और उद्योग दोनों के बढ़ावा देने की बात की गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर बल दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, अगर हमें पता है तो आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है। तो ये बात गलत है। ठीक है, तो रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है और चालू खाते पर रुपए को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका, ये भी गलत है। चालू खाते पर रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाएगा, रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाएगा चालू खाते पर, और पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है, ये ध्यान देना। मतलब चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है और पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। पूंजी खाते को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था और जो चालू खाते पर रुपए को अभी पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है, ये 1994 में बनाया गया था और ये कह रहा है कि नहीं बनाया गया है, तो ये गलत है। तो मतलब क्या कह रहा है, कौन सा सही है? तो ना एक सही है ना दो सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी? तो दोस्तों इसमें ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, केरल में जो शिशु लिंगानुपात था वो 1084 था, 1084, और जो पुदुचेरी में शिशु लिंगानुपात था उसमें 1037 था दोस्तों। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास किस एक में निपुणता प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो बनेठी कला दोस्तों तलवारबाजी के लिए किया जाता है। ठीक है, बनेठी याद रखना है, तलवारबाजी, बनेठी तलवार के लिए किया गया था। ठीक, उसका 6th क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ये खनिज है और कहां पर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों तांबा दोस्तों पाया जाता है सोनराई के क्षेत्र में। ठीक है, तांबा ये है सोनराई का क्षेत्र, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, मतलब ये और ये गलत हो जाएंगे, मतलब ए और सी में कोई सही होगा। तांबा सोनराई क्षेत्र दोस्तों पाया जाता है सोनराई ललितपुर में। ठीक, सोनराई ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, और नॉन फायर प्लास्टिक क्ले
नॉन फायर प्लास्टिक क्ले दोस्तों पाया जाता है क्ले खो में, मकरी खो में पाया जाता है, और मकरी खो दोस्तों मिर्जापुर में है। ये हम लोगों को देखना, मकरी खो मिर्जापुर में है। चूना पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है कजराहट में, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कजराहट पाया जाता है सोनभद्र में, ठीक है। कजराहट कहाँ है, सोनभद्र में है। और कांच बालू शंकरगढ़ में पाया जाता है, और शंकरगढ़ कहाँ है, प्रयागराज में है। तो इस हिसाब से दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, ठीक। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के जितने भी खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं वहां का ये विवरण है। ये दोस्तों देखिए ये ललितपुर है। ललितपुर में देखिए दोस्तों तांबा पाया जाता है, ये है तांबा, और ये है सोनराई क्षेत्र, ठीक है। ये ललितपुर है, ठीक। और हम लोग पढ़े हैं प्रयागराज, प्रयागराज में कांच बालू पाया जाता है, ठीक। ये कांच बालू हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े सोनभद्र में, सोनभद्र में देखिए दोस्तों चूना पत्थर है, ठीक है। सोनभद्र में चूना पत्थर है, कजराहट क्षेत्र में ये है, ठीक। उसके बाद आता है मिर्जापुर, मिर्जापुर में हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग फायर क्ले पढ़े हैं, ठीक। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले, ये मकरी खो मिर्जापुर में है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान देनी, बाकी आप लोग और सारी चीजों को ध्यान दे लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो माहीगीर बिजनौर में पाई जाती है। और दोस्तों बिजनौर कहाँ है, बिजनौर में बुक्सा जनजाति भी पाई जाती है। हम लोग देखिए ना, ये बिजनौर है, ये बिजनौर क्षेत्र है, यहाँ पर बुक्सा जनजाति भी पाई जाती है, और बा से बुक्सा, बा से बिजनौर हम लोग बताए थे। और यहाँ पर माहीगीर भी पाई जाती है। माहीगीर दोस्तों इस्लामिक परंपराओं को मानने वाली जनजाति होती है, ठीक। हम लोगों को यह ध्यान देना है। आठवां है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, टांसले ने दिया था, ठीक। ये ध्यान देना, तंत्र टांसले, यह जैव समुदाय तथा अजीवी वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है। पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल सही बात है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी ही होता है इसमें, ये भी सही बात है। तो कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नौवां है धारणीय विकास के संबंध में असत्य कथन बताना है हम लोगों को, ठीक। यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रंटलैंड ने 1987 में की थी। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हम लोगों को क्या बताना है, गलत बताना है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। ये भी सही है। तो मतलब असत्य बताना है, मतलब दोनों गलत आप आंसर होंगे, मतलब दोनों असत्य नहीं है, मतलब दोनों सत्य हैं। तो इसका ना तो एक ना तो दो हो जाएगा, ठीक है। IUCN की स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी, और ये 1964 से जो है रेड डाटा लिस्ट प्रकाशित करने लगा था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 10th है वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी। अगर अपघटनकर्ता समाप्त हो जाते हैं तो क्या होता है, तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। तत्वों का जो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। वातावरण असंतुलित हो जाएगा, ये भी सही बात है, क्योंकि जो जैसे मृत जीव होते हैं या जो मृत पदार्थ होते हैं, जैसे कभी सजीव रहते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए या पेड़ पौधे हो गए, इनकी जब मृत्यु होती है तो इनको जो है अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम कौन करती है, ये अपघटनकर्ता करते हैं। ये जिस पदार्थों से बने होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, इन सब चीजों से, ऑक्सीजन, इसको उन्हीं पदार्थों में तोड़ देते हैं, और फिर वो सारे पदार्थ उसी मृदा में उसी रूप में मिल जाते हैं दोस्तों। अगर ये नहीं होंगे तो ये दोनों तत्व प्रभावित होंगे, मतलब ए और बी इसका आंसर सही होगा दोस्तों, ठीक है। 11th है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मलावी झील, अल्बर्ट झील, टंगानिका झील, रुडोल्फ झील, ये कहाँ है दोस्तों, ये तो है पहली बात तो अफ्रीका में है, इतना आप लोगों को भी अंदाजा लग गया होगा। अब इनको क्या उत्तर से दक्षिण मिलाना है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण रुडोल्फ हिटलर, इसको हम लोग ऐसे याद करें, रुडोल्फ हिटलर, मतलब पहले रुडोल्फ आएगा फिर एल्बर्ट आएंगे, हिटलर नहीं आएंगे, रुडोल्फ की जगह एल्बर्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 2 1 है, फिर टंगानिका आती है, टंगानिका झील, फिर मलावी झील आती है। जो 4 2 3 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा, ये है लेक विक्टोरिया झील, ठीक है। लेक विक्टोरिया झील है, और ये देखिए यहाँ पर ये है लेक तुर्काना, तुर्काना झील है कि नहीं। तुर्काना झील को ही रुडोल्फ झील कहते हैं, ठीक। ये देखिए रुडोल्फ लिखा हुआ है, ठीक है। तुर्काना झील को ही रुडोल्फ झील कहते हैं, ठीक है। ये रुडोल्फ हो गए, ठीक है। ये एडवर्ड झील है। ये देखिए ये लेक टंगानिका झील है, ठीक। ये लेक टंगानिका झील हो गई, और ये लेक न्यासा झील है। इसी लेक न्यासा को ही लेक मलावी भी कहते हैं, ठीक है। मलावी झील भी कहते हैं। ये मलावी देश है, ठीक है। तो ये मलावी झील हो गई। ये टंगानिका झील है, ठीक है। ये तंजानिया देश हो गया, ये तंजानिया के देश की सीमा पर ये हो गया, ठीक है। और ये एडवर्ड झील है, और ये रही एल्बर्ट झील, ठीक है। ये एल्बर्ट झील है, यही पूछा है। तो सबसे पहले रुडोल्फ हो जाएगा, फिर एल्बर्ट हो जाएगा, फिर अगर हम एडवर्ड भी ऑप्शन में होता तो एडवर्ड होगा, फिर लेक विक्टोरिया हो जाएगा, फिर यहाँ से टंगानिका झील हो जाएगी, और फिर यहाँ से लेक मलावी झील हो जाएगी, ठीक है।
12th क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हैनोवर कोयला उद्योग, दोस्तों हैनोवर में कोयला उद्योग नहीं पाया जाता है। हैनोवर हैंगओवर नहीं, हैंगओवर मतलब जर्मनी में, हैनोवर कहाँ है, जर्मनी में है, तो इसको हैंगओवर से आप याद कर सकते हैं, हैंगओवर जर्मनी, जर्मनी हिटलर, है कि नहीं। तो हैनोवर में किस लिए, हैनोवर जर्मनी में है और ये धातु रसायन के लिए फेमस है, ठीक है, धातु और रसायन के लिए फेमस है। तो ये ही वाला ऑप्शन गलत है और गलत पूछा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वूपरताल ऊनी उद्योगों के लिए प्रमुख है और वूपरताल भी जर्मनी में ही पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो टुलूज है, टुलूज फ्रांस में पाया जाता है और विमान उद्योग के लिए फेमस है। और लियोन्स भी फ्रांस में पाया जाता है, रेशम उद्योग पाया जाता है। हम लोग पढ़ते होंगे इंटरपोल की मुख्यालय कहाँ है, इंटरपोल की लियोन्स में है, ठीक है। ये हो गया। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेनेलेक्स देश है। बेनेलेक्स में हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, बेनेलेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लेक्स का मतलब लग्जमबर्ग, ठीक है। तो कह रहा है कि बेनेलेक्स देशों में से कौन सा शामिल नहीं है, तो लग्जमबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, पुर्तगाल नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर पुर्तगाल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी थोड़ा मैप में देखते हैं, ये है बेनेलेक्स कंट्रीज, ये नीदरलैंड हो गया, ये बेल्जियम हो गया और ये लग्जमबर्ग हो गया दोस्तों, ठीक है। हम लोग ये उत्तरी सागर हो गया, ठीक, ये हम लोगों को मैप में देखना है। और ये जो हम लोग देखते हैं, ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल और स्पेन मिलकर के आइबेरियाई प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं, हम लोग पहले के सेशंस में भी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। और 14th देखते हैं, निम्नलिखित में से कहां भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिली में पाई जाती है, कैलिफोर्निया में पाई जाती है, केपटाउन में पाई जाती है, कहां नहीं पाई जाती, तो बोलीविया में नहीं पाई जाती, यही इसका आंसर हो जाएगा। और आपको बताएं, जो भूमध्य सागर की जलवायु है, ये देखिए, ये भूमध्य सागर है और इसी भूमध्य सागर की जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं इसकी कहां से हैं, मान लेते हैं इसकी अक्षांश रेखाएं 30 डिग्री से 45 डिग्री तक जो है, ये आती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी अक्षांश में भी और ये दक्षिणी अक्षांश में भी, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी। इसके बीच में महाद्वीपों का जो पश्चिमी तट पड़ेगा वो आता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है। ये देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, ये है कैलिफोर्निया भी भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है, ये चिली भी आता है और ये देखिए साउथ अफ्रीका का केपटाउन वगैरह भी आता है इसमें, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इसमें इसका हिस्सा होते हैं दोस्तों, ठीक। 15वां है, यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है, तो यू आकार की घाटी दोस्तों हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है, असीर पर्वत श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है निम्नलिखित में से किस देश युग में स्थित है। दोस्तों मैप आप लोग रख के ही पढ़ा करिए, एटलस रख के ही पढ़ा करिए, चाहे जब भी पढ़ा करिए, ठीक है। एटलस सामने होना ही चाहिए और जहां भी कोई स्थल आए या कोई भी चीज ऐसी आए जो मैप में हो, आपको मैप खोल के देखना है, तभी आंसर हो पाएगा, ठीक है। सऊदी अरब और कुवैत देखते हैं। सऊदी अरब और कुवैत, अगर आपको मक्का मदीना कभी देखा होगा मैप में तो देखा होगा कुवैत बहुत दूर है मक्का मदीना से, मतलब अगर ये सऊदी अरब का मैप है ऐसे, तो मक्का यहां पर है, मक्का यहां पर है और मदीना यहां पर है और कुवैत दोस्तों यहां कहीं है, ठीक है, यहां कहीं है। तो मक्का दोस्तों बहुत दूर हो गया कुवैत से, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं असीर पर्वत श्रेणी। सऊदी अरब और इराक, इराक दोस्तों यहां पर है कहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और सऊदी अरब बहरीन, बहरीन भी दोस्तों यहीं कहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सऊदी अरब और यमन, यमन दोस्तों यहां पर है ऐसे, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज ध्यान देनी है, यमन जो है यहीं पर कहीं आ जाएगा ऐसे, तो ये असीर का पर्वत ऐसे आ जाएगा, तो इसका आंसर डी यही सही हो जाएगा। अब हम लोग इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं बहुत अच्छे से। ये आ गया दोस्तों, ठीक, ये हो गया सऊदी अरब, ये देखिए असीर पर्वत है, ठीक है, असीर पर्वत हो गया ये, और ये है यमन, ठीक, असीर पर्वत श्रेणी यहाँ पर ऐसे पूरा फैली हुई, और यहीं पर मक्का है और यहीं पर मदीना है दोस्तों, है कि नहीं। 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति और उनके क्षेत्र बताने हैं। बुशमैन, बुशमैन बोत्सवाना, बा से बोत्सवाना, और ये बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल में ही बुशमैन जनजाति पाई जाती है, यहां से आप याद कर सकते हैं। तो पहले का तीसरा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा। और दोस्तों जो बंटू जनजाति है, बंटू पाई जाती है उप सहारा अफ्रीका में, ये हो गया। और पिग्मी जनजाति दोस्तों पाई जाती है कांगो बेसिन में, पिग्मी कांगो बेसिन पाई जाती है। और मसाई हम लोग पढ़े होंगे, मसाई इथियोपिया अबिसिनिया साइड पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका में। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसको भी मैप में हम बहुत अच्छे तरीके इसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दोस्तों अफ्रीका का महाद्वीप, और ये है बोत्सवाना, यहीं पर कालाहारी डेजर्ट है, और बोत्सवाना और बुशमैन हम लोग देखते हैं ना, बोत्सवाना या बोत्सवाना में ही बुशमैन जनजाति पाई जाती है, क्योंकि जनजातियों का नामकरण या देशों का नामकरण उनकी मिलती जुलती संस्कृति के आधार पर रख दिया जाता है, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि बोत्सवाना बुशमैन से कुछ संबंध है, ठीक है, ये चीज लॉजिक लगा सकते हैं। और कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, बोत्सवाना में है, तो कालाहारी यहां से हमको याद हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आता है मसाई जनजाति, मसाई जनजाति दोस्तों यहां पर पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका में, ठीक, ये हो गया।
और ये है कांगो रिपब्लिक। कांगो में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और ये जो बंटू है दोस्तों, बंटू कहाँ पाई जाती है? उप सहारा अफ्रीका में, यहां सब ऐसे पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स दोस्तों, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। सही बात है कि जो खतरनाक जीव हैं, जो संकटग्रस्त जीव हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। 1986 में इसे लागू किया गया था, गलत बात है, इसको 1975 में लागू किया गया था। यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नजर रखता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका 1 और 3 दोस्तों सही हो जाएगा। और ये जो साइट्स दोस्तों 1975 में लागू किया गया, मतलब आया था, इसमें 3 परसिस्ट होते हैं, 1, 2 और 3 परसिस्ट होते हैं, ठीक है। एक में पूर्णतः व्यापार पर बैन होता है, 2 में कुछ प्रतिबंधों के साथ बैन होता है, और तीसरे में भी इसी तरीके से कुछ ढील दी जाती है, ठीक। 19th क्वेश्चन है, कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है। सही बात है। कजरी कहाँ गाई जाती है? मिर्जापुर में, है कि नहीं? कजरी मिर्जापुर का लोकगीत है और वर्षा ऋतु में ही गाई जाती है। इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में हुई है, गलत बात है। हालांकि ये कुछ मात्रा में अवध के क्षेत्र और पूर्वांचल के क्षेत्रों में भी गाई जाती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के संबंध में मिर्जापुर इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो केवल 2 असत्य है, तो मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। महोदय श्री दोस्तों कन्नौज में पाई जाती, महोदय श्री को कन्नौज प्राचीन नाम है, ठीक है। महोदय श्री कन्नौज का प्राचीन नाम है, ये सही हो गया। मधुपुरी दोस्तों, मधुपुरी भी मथुरा का प्राचीन नाम है, ये भी सही है और ये भी सही है। कानपुर को कानपुर से रिलेट कर सकते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। बलवंत नगर दोस्तों बुलंदशहर से नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा, और गलत पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। बलवंत नगर दोस्तों बलशाली जो झांसी की रानी थी उनके नाम पर है, लेकिन बलवंत नगर झांसी का पुराना नाम है। और दोस्तों इसी के संबंध में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे एक अलीगढ़। अलीगढ़ का 2 नाम पढ़े थे, एक कौन सा पढ़े? मोहम्मदगढ़ पढ़े थे, और एक पढ़े थे सोबितगढ़, है कि नहीं। मोहम्मदगढ़ का नाम दोस्तों इब्राहिम लोदी ने दिया था, और सोबितगढ़ का नाम जो दिया था सोबित खान ने, जो मुगल गवर्नर था दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान देना है, इसी तरीके से रिलेट करके पढ़ना होता है। जैसे ये पिछला कुछ रिलेट होता है तो तुरंत पढ़िए, नहीं तो आगे पढ़ेंगे पीछे भूलते चले जाएंगे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है? पेइंग गेस्ट योजना ये भी है, इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना ये भी है, डिस्कवर योर रूट्स योजना ये भी है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका, ठीक है, ये ध्यान देना है। और जो भारत सरकार की योजना है जो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी योजना है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, है कि नहीं। ये सब योजना, जो प्रसाद योजना हो गया, स्वदेश दर्शन योजना हो गया, देखो अपना देश योजना हो गया, ये सारी चीजें केंद्र सरकार की योजना हो, और ये ऊपर वाली राज्य सरकार की। 22वां हो गया, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं? तो इसका खरवार आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और थारू जनजाति दोस्तों कहाँ रहती है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई स्थलों पर रहती है। बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बुक्सा जनजाति अभी पढ़े थे बिजनौर में माहीगीर जनजाति पाई जाती है, जो मत्स्य पालन का भी कार्य करती है, माहीगीर जनजाति। और जौनसारी थारू भूटिया जौनसारी उत्तराखंड की जनजाति है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में प्रारंभ की गई थी। 24वां है, भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद क्या पारित करती है? तो दोस्तों संसद विनियोग विधेयक पारित करती है, और विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में, और संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 में, और बजट दोस्तों अनुच्छेद 112 में है। ये चीजें हमको ध्यान देनी है। 25वां क्वेश्चन आता है वित्तीय आपात से संबंधित। वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। संविधान के अनुच्छेद 360 इससे संबंधित प्रावधान है, सही बात है, पॉलिटी के सेक्शन में हम पूरा पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की घोषणा करता है, ये सही बात है, गलत बताना है। लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है दोस्तों, ये गलत है। राष्ट्रपति के पिछले क्लास में 1 लाइनर वाले में और ऑब्जेक्टिव वाले में हमने ये कराया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कराया है कि उसमें लिखित सलाह की आवश्यकता होती है कि लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय आपात में लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं होती मंत्रिमंडल की, जबकि जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है उसमें लिखित सलाह की आवश्यकता होती है मंत्रिमंडल की, ठीक है। ये हम कह रहे हैं दोस्तों, जो भी सेशन हम लिए हैं, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। आप चाहे किसी भी कोचिंग का आप जो है प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, या किसी भी एग्जाम की आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, या कोई भी आप अपकमिंग एग्जाम देंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। हमको पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक दोस्तों। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, और यही
सही है इसका आंसर। ठीक, संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, 26वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य बताना है, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्व प्रेरणा से दे सकता है, इनकी कोई प्रेरणा नहीं होती कि मतलब न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का मन करा चलो आज राष्ट्रपति को एक संदेश देते हैं, आदेश देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब राष्ट्रपति चाहेंगे संदेश तभी दिया जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, सही बात है, बाध्य नहीं। तो इसका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, 1 और 3 सत्य हो जाएगा। ठीक, 27वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 301 में। हम लोग पढ़े होंगे व्यापार, वाणिज्य और समागम भाग 12 में है कि नहीं, भाग 12 में वित्त, संपत्तिवाद और संविदाएं हैं, और इसी भाग 12 में अनुच्छेद 300 का आता है, और इसी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार के रूप में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से शामिल किया गया था दोस्तों। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि ये चीजें अनुच्छेद 301 के तहत आएंगी और ये भाग 12 में होंगी दोस्तों। ठीक है, एक चीज याद होती है तो दूसरी तीसरी चीजें अपने आप रिलेट होने लगती हैं। 28 देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, राजनीतिक दल और उनके गठबंधन, मतलब उनके गठन वर्ष। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दोस्तों 1998 में हुआ था, ये सही स्टेटमेंट है। एआईडीएमके दोस्तों हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। और तेलुगु देशम पार्टी दोस्तों 1982 में हुआ था, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में हुआ था दोस्तों। इस हिसाब से 1 3 2 4 ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, 29 है, निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों को उनके गठन वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 29वें का दोस्तों हम लोग देखते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति की स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, और तारकुंडे समिति की स्थापना हुई थी 1974 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति की स्थापना हुई थी 1998 में, और वोहरा समिति की स्थापना हुई थी 1993 में। ये चीज तो हम लोग पिछले सेशंस में पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ब्लिजार्ड कनाडा में चलती है दोस्तों, बिल्कुल सही सुमेलित है। ब्रिक फील्डर फ्रांस में नहीं चलती। अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें ये देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया के फील्डर बहुत अच्छे होते हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया के फील्डर बहुत अच्छे होते हैं तो ब्रिक फील्डर भी तो ऑस्ट्रेलिया का ही होना चाहिए, है कि नहीं। तो ब्रिक फील्डर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो यही सही सुमेलित नहीं और यही इसका आंसर हो जाएगा। हरमट्टन नाइजर में पाई जाती है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। हरमट्टन जो है भूमध्य सागर की ओर से चलती है अफ्रीका में, और इसी को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है कि वहां पर ये मौसम को थोड़ा सुहावना कर देती है। ठीक है, ये हो जाता है। पैम्पेरो अर्जेंटीना में पाई जाती है, ये भी सही सुमेलित है और ये भी सही सुमेलित, मतलब सही सुमेलित यही नहीं है, और तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है दोस्तों। तो मालदीव, युगांडा, बोत्सवाना, ब्राजील। दोस्तों इसमें बोत्सवाना नहीं स्थित, हम लोग देखे थे बोत्सवाना, इसका आंसर हो जाएगा। और बोत्सवाना कहां पर है दोस्तों, अगर आप लोग बोत्सवाना ध्यान देंगे तो बोत्सवाना यहां पर है, वो मकर रेखा पर स्थित है बोत्सवाना। ठीक है, ये ध्यान देंगे, बोत्सवाना यहां पर स्थित है और वो मकर रेखा पर स्थित है। ठीक, इस तरीके से आप इसका आंसर दिखा सकते हैं। युगांडा, ब्राजील, मालदीव ये सब विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक, 32वां है, कथन कारण वाला है। लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में विकसित हुए, ठीक बात है, सही स्टेटमेंट, क्योंकि नदियों के ज्वार जलयानों को नौ संचालन योग्य बनाने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। 33 है, भारत को भूकंपीय क्षेत्र निम्न में से किस पेटी के अंतर्गत आता है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र तो दोस्तों ये मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग थोड़ा मैप में देखते हैं, ये भारत है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है दोस्तों। ठीक है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी ऐसे जाती है और यहाँ पर प्रशांत प्लेट में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, रिंग ऑफ फायर में मिल जाती है, और ये मध्य अटलांटिक पेटी है, ये है अटलांटिक पेटी दोस्तों। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, और ये है रिंग ऑफ फायर, प्रशांत प्लेट। ठीक है दोस्तों, ये है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। इसमें चापाकार डेल्टा का उदाहरण है दोस्तों, तापी का डेल्टा नहीं है, नील नदी का डेल्टा। नील नदी का डेल्टा हम लोग मैप में देखते हैं तो वो चापाकार डेल्टा का उदाहरण दिखाई देता है, और तापी का डेल्टा दोस्तों ज्वार नदमुख है। हम लोग देखते हैं नर्मदा तापी, तो ये ज्वार नदमुख वाले डेल्टा है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा दोस्तों पंजाकार डेल्टा, हम लोग देखते होंगे पंजे के आकार का है। और एब्रो डेल्टा दोस्तों दंताकार डेल्टा है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। 35वां होता है, निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों काली मिट्टी चेरनोजम को कहा जाता है। ठीक, इसमें जैव पदार्थ की मात्रा अधिक होती है काली मिट्टी में, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक,
36वां क्वेश्चन है, एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। एल्युमिनियम उद्योग केंद्र है और राज्य किन में स्थित है। ठीक है, तो दामन जोड़ी दोस्तों, दामन जोड़ी छत्तीसगढ़ में नहीं है, यही गलत हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। दामन जोड़ी दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, और जेके नगर पश्चिम बंगाल में सही सुमेलित है। मुरी झारखंड में सही सुमेलित है। रेणुकूट दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ये भी सही सुमेलित है। ठीक, 37वां है, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित कौन करता है? तो क्वीन मॉड करता है। कोसयुस्की पर्वत दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में है और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को विभाजित करते हैं, है कि नहीं? ये हम लोग देख लेते हैं। ये है दोस्तों कोसयुस्की पर्वत। ठीक है, ये हो गया। ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यहां पर एक पर्वत आता है जिसको साउथ दक्षिण आल्पस कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण आल्पस कहते हैं, वहीं पर ये कोसयुस्की पर्वत है। ठीक, और ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये है ट्रांस अंटार्कटिका रिज। ठीक है, इसी ट्रांस अंटार्कटिका रिज पर स्थित है माउंट क्वीन मॉड पर्वत। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और यूराल पर्वत दोस्तों कहाँ है? यूराल पर्वत ये रहा, ये एशिया है और ये यूरोप है, तो ये यूराल पर्वत है। ठीक है, बीच में विभाजित कर रही है। ठीक, 38वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? इसको कई बार बता चुके हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट में भी आया है। आयोशियो की धारा ठंडी जलधारा, इसको थोड़ा एक ट्रिक से हम याद कर लें, केवल और केवल ठंडी जलधारा हमको याद करनी है। ठीक है, कौन सी ट्रिक है? हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी धाराएं आएंगी वो गर्म जलधारा होगी। ठीक है, हम से हमबोल्ट हो जाता है, ले से लेब्राडोर की धारा, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से वेंगुला की धारा, क्यू से क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया से केला से कैलिफोर्निया की धारा, एफ से फॉकलैंड की धारा, ए से आखोटस की धारा और आयोशियो की धारा। ठीक है, आयोशियो की धारा हो गई और के से कनारी की धारा। इनको छोड़ करके शेष सभी जलधाराएं गर्म जलधारा स्रोत है। ठीक है, तो ये सारी तीनों गर्म जलधारा है और आयोशियो की धारा ठंडी जलधारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 39 तक निम्नलिखित में से कौन सी पौने पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास में मुख्य कारण बनती है? तो पछुआ पौने इसका आंसर हो जाएगा। पछुआ पौने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 40वां है, भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस कोयले क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, सिंगरौली का क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। झरिया झारखंड में, बोकारो भी झारखंड में पड़ता है और रानीगंज दोस्तों पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक, 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रिहंद नदी, कनहर नदी, उत्तर कोयल नदी कौन सी सोन नदी की सहायक है? तो दोस्तों तीनों सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक, ये ध्यान देना है। 42वां आता है, वेलुथम्पी विद्रोह, कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, तेभागा विद्रोह। अहोम विद्रोह पिछली बार क्लास में पढ़ चुके थे। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के द्वारा असम में शुरू किया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, मतलब सी का 4 हो जाएगा। और सी के तो तीनों मिलने चारों। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तेभागा आंदोलन हम लोग पढ़े होंगे 1946 में आजादी के समय बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया चौथे का 3, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक, अब हो गया इसमें। ठीक है, अब वेलुथम्पी विद्रोह दोस्तों होता है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में होता है या केरल में होता है। ठीक, तो वेलुथम्पी विद्रोह हो जाता है केरल में, तो ए का 2 हो जाएगा और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोल विद्रोह होता है झारखंड में दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हमको ये याद रखना है। और एक प्रैक्टिस सेट से दूसरे प्रैक्टिस सेट में जब हम लोग स्विच करते हैं तो पिछले प्रैक्टिस सेट को अपने दिमाग और अपने दिल में रखना होता है दोस्तों। ठीक है, 43 निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? दोस्तों ये कहा था सहचर नामक पत्रिका ने, ये कहा था। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहचर नामक पत्रिका ने कहा था। ठीक है, 44वां है, निम्नलिखित में से किस एक ने खतौली का युद्ध, इसको घटोली का युद्ध कहो चाहे खतौली का युद्ध कहो, उसमें इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो राणा सांगा ने इसको पराजित किया था 1517 से 1518 के बीच में। ठीक है, 45 है, मुगल शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक परगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था? तो फौतदार होता था दोस्तों, ये ध्यान देना है। आमिल परगने का राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, ये ध्यान देना, आमिल परगने का राजस्व अधिकारी होता था और शिकदार परगने का सुरक्षा अधिकारी होता था। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। 46 तक निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सरदार पटेल वाली स्पेशल सीरीज में वीडियो में हम करा चुके। एक भी क्वेश्चन, एक भी स्टेटमेंट उससे बाहर नहीं गया है। चाहे आप इसका प्रैक्टिस सेट मिला लीजिए, चाहे आप किसी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट मिलाएंगे, हमारे नोट से बाहर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित किया गया था कराची अधिवेशन में, सही स्टेटमेंट है ये, लेकिन पूछा कौन सा गलत है। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी हमने बताया था। 28-31 मार्च 1931 को जब कराची अधिवेशन हुआ था, तो उसमें 4 मार्च जो है 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसको उसमें स्वीकार किया गया। ठीक,
मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया था, ये भी सही बात है। और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना नहीं की गई थी। कांग्रेस, यही आंसर इसका हो जाएगा, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना 1936 के लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली में किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 47 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। 47 का भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1887 में, ये स्टेटमेंट सही है। एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा नहीं किया गया था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1888 में किया गया था। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था, ये हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं 1905 में दोस्तों। और भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1915 में। ये चीजें, ये सन भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक, 48 था, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में हुआ। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया। और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु दोस्तों 1915 में हुई थी। तो इस हिसाब से सबसे आखिरी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में की गई थी, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, 49 थे, कालक्रम के अनुसार विभिन्न मतलब उनके ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करना है। मुस्लिम लीग का गठन दोस्तों 1905 में हुआ था। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र का मामला काकोरी कांड 1924 में हुआ था। सूरत का विभाजन दोस्तों 1907 में हुआ था। और रैले कमीशन आया था 1902, लॉर्ड कर्जन जब वायसराय था भारत का दोस्तों। तो इस हिसाब से 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 4132 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा। 50 है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों की वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। तो लाला लाजपत राय गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल। तो कांग्रेस का जो सम्मेलन था उसको शिक्षित लोगों का सम्मेलन कहा। तो किसने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा। ठीक, 51 है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हम लोग ये कांग्रेस अधिवेशन जब हम स्पेशल क्लास लेते हैं पेट के दौरान, सीरीज में जो पेट की सीरीज थी उसमें 4-5 क्लास दोस्तों केवल लिए हैं। उसमें से उन चारों टेस्ट में दोस्तों केवल हमारे क्लास से ही 28 से 30 क्वेश्चन दोस्तों फंसे हैं। ठीक है, चारों पेपर में। ठीक, तो दोस्तों उसमें भी ये सारी चीजें बताए थे। तो उसमें कुल उत्तर प्रदेश में 9 सम्मेलन हुए थे, आगरा में कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ था। तो इसका दोस्तों आंसर आगरा हो जाएगा। मेरठ में दोस्तों 1946 में हुआ था। और इलाहाबाद में दोस्तों 1988, 92 और 1910 में हुआ था। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 और 36 में हुआ था। और 1899 में हुआ था, ये भी ध्यान देना है। 1899 ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सारी जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिएगा। और अगर नहीं मतलब लिखा दिखाई दे रहा है तो उसको, जो हम बोल रहे हैं उसको सुन के उसको नोट कर लीजिए। जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिले उसको तुरंत नोट करिए। और कहाँ नोट करिए, अपने पुराने नोट्स में नोट करिए, नए नोट्स में मत नोट करिए। नए नोट्स में नोट करेंगे तो फिर नया हो जाएगा। पुराने नोट्स में जब आप नोट करते हैं चीजों को तो ऑटोमेटिक वो अप्रत्यक्ष रूप से जो उसमें लिखी होती चीजें आपको एक बार रिकॉल होती हैं वो। ठीक, इस हिसाब इसलिए कह रहे हैं कि जहां पुराना नोट्स बनाओ वहीं पर नोट करिए। ठीक है, 52 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। द सोशलिस्ट दोस्तों आया था श्रीपद अमृत डांगे के द्वारा। ये जो सूची 1 मिलान करना है ये द सोशलिस्ट श्रीपद डांगे के द्वारा लाया गया था। और नवयुग दोस्तों आया था मुजफ्फर अहमद के द्वारा। और दोस्तों धूमकेतु आया था काजी नजरुल इस्लाम। और निर्बल सेवक आए थे राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। तो इस हिसाब से पहले का दूसरा हो जाएगा और दूसरे का पहला हो जाएगा और तीसरे का तीसरा हो जाएगा। इस हिसाब से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, 53 है, कथन कारण वाला है। कार्नवालिस कोड शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत पर आधारित था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिला कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में और वृद्धि की गई। गलत स्टेटमेंट है, तो इसका ए सही और आर गलत हो जाएगा। जब भी शक्तियों में वृद्धि की जाएगी तो शक्तियों का पृथककरण नहीं होता है, शक्तियों का संकेंद्रीकरण होता है। और इसने जिला कलेक्टर से न्यायिक और मजिस्ट्रेट की शक्तियां हटा दी थी। केवल जिला कलेक्टर के पास राजस्व संबंधी शक्तियां रहती हैं। और आज के भी समय में देखिए जिला कलेक्टर के पास न्यायिक शक्ति नहीं है, फौजदारी शक्ति नहीं है, राजस्व संबंधी शक्तियां हैं, है कि नहीं। ये चीज हम यहां से रिलेट कर सकते हैं। 54 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब आप लोग सोचेंगे गुरु दलाई लामा तो अभी 1959 में भारत भाग कर आए थे। भारत ने चाइना से जब तिब्बत ने 1951 में हस्ताक्षर किया था 17 सूत्री फार्मूले पर। और फिर 1959 तक जो है दलाई लामा उसको जो है उससे इनकार कर देते हैं। फिर तिब्बत पर पूरी तरीके से कब्जा किया जाता है और तिब्बत
और तिब्बत से भाग करके दलाई लामा भारत आते हैं, भारत उनको शरण देता है। 1962 में भारत चीन का युद्ध का कारण एक बनता है। तो दलाई लामा तो अभी थे, और करजन 1905 में आता है, 1905 में भारत में वायसराय के पद पर रहता है 1899 से। तो इतना साल कौन जिए दोस्तों। दलाई लामा एक ही दलाई लामा नहीं हुए, दलाई लामा ये जो है अभी इस समय इनका नाम कुछ और है। दलाई लामा पद है गुरु का, उपनाम है। जितने भी गुरु होंगे उनका दलाई लामा ही नाम रखा जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब 55 आता है, एम स्ट्रिप्स का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। तो दोस्तों एम स्ट्रिप्स का संबंध बाघों से है। इसको इस तरीके से याद करिए कि जो बाघों के ऊपर जो स्ट्रिप्स बनी होती है ना, हर बाघ की स्ट्रिप्स अलग होती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, हमारी आइरिस अलग अलग होती है सबकी, ऐसे ही दोस्तों बाघों की स्ट्रिप्स अलग अलग होती है। तो हर बाघ की स्ट्रिप्स अलग होगी, उसी स्ट्रिप्स की गणना के आधार पर हम लोग बाघों की जनसंख्या की गणना करते हैं दोस्तों। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 56 से सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। ये किसने कहा था दोस्तों, ये चार्ल्स वुड ने कहा था। और हम लोग दोस्तों देखते हैं चार्ल्स वुड भारत में 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था अधिनियम, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यहां पर ये क्या बात कह रहे हैं, जब एक जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप होती है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अंग्रेजों ने जितनी भी नीतियां बनाई थी भारत में केवल और केवल दिखावे के रूप में बनाई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता आती है याद, एक दोहा याद आता है इस संबंध में, ऊपर ऊपर सब रस्चू से, भीतर से तनमन धन्नु से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोगों को ध्यान देना है कि अंग्रेजों ने जितनी भी नीतियां बनाई उसको क्रियान्वयन के लिए उन्होंने उतनी तत्परता नहीं दिखाई दोस्तों, केवल दिखावे के लिए उन्होंने नीतियां बनाई कि हम आपके बड़े सगे हैं, बड़े संबंधी हैं हम आपके। आजकल के युग में भी, आजकल के समय में भी हमसे और आपसे लोग ऐसे मिल जाते होंगे जो दिखाते तो बहुत अच्छे हैं, दिखाते तो हैं कि हम आपके परम हैं, एकदम आपके बिना कुछ नहीं, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। तो 57 दोस्तों देखते हैं, आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। दोस्तों 2 किला हम लोग पढ़ते हैं, उसमें 2 किलों में कंफ्यूजन होता है, एक आगरा का किला, एक दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला दोस्तों बनवाया था शाहजहां ने, इसमें कंफ्यूज नहीं होते होंगे, और आगरा के किले में कंफ्यूज होते होंगे। तो आ से आगरा होता है और आ से अकबर होते हैं दोस्तों। तो अब आपको नहीं भूलेगा, ये अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था, तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत हो जाएगा। और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ये कथन सही हो जाएगा। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो दूसरा कथन केवल और केवल सत्य हो जाएगा। ठीक, 58 है, निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरी दास था जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। तो राजा सावंत सिंह थे दोस्तों। ठीक है, 59 हो जाएगा, पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है। तो पहली बार दोस्तों इसका उपनिषद, इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक, और दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा की बात मिलती है, आत्मा, कर्मफल और पुनर्जन्म की बात मिलती है। ये सब चीजें हम लोग पढ़े हैं, पिछले सेशंस में भी कुछ चीजें आई थी, पढ़े थे। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते मिलता है, और सत्यमेव जयते कितनी बार पढ़ चुके हैं। और मुंडक उपनिषद से अब और याद करिए, यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान माना गया है। मतलब यज्ञ के माध्यम से इंसान, मानव जो है भव सागर की नैया को पार नहीं करा सकता है, क्योंकि यज्ञ बनाया ही इसलिए गया था कि यज्ञ इसलिए बनाया गया था ताकि लोग अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ हवन करवाएं। तो मुंडक उपनिषद में कहा गया था यज्ञ मानव समाज को भव सागर की नैया से पार नहीं करा सकता है दोस्तों। ठीक है, और ईशोपनिषद में दोस्तों निष्काम कर्म की बात की गई, नोट कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईशोपनिषद में निष्काम कर्म की बात की गई है, मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि की अवधारणा कहां से रिलेटेड है, ईशोपनिषद से रिलेटेड है। और हम लोग छांदोग्य उपनिषद में पढ़ चुके हैं पिछले सेशंस में। छांदोग्य उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि की बात आती है, मतलब अहम ब्रह्मासि तत्त्वम असि, मतलब मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। निराकार ब्रह्म की अवधारणा की बात की गई। अद्वैतवाद की संकल्पना यहां से आती है दोस्तों। अद्वैतवाद का मतलब ईश्वर दो नहीं है, सब एक है, जगत मिथ्या है। शंकराचार्य की अवधारणा यहां पर आ जाती है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें गुरु की महिमा पर बल दिया गया है, गुरु की आवश्यकता पर बल दिया गया है, और इसमें विवाह के प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है। खुश हो गए है ना, विवाह के प्रकार का उल्लेख किया गया है, ये चीज ध्यान देना है। और पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं, एक जाबाल उपनिषद आता है दोस्तों। जाबाल उपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन किया गया है।
ये हम लोग पढ़े होंगे। और एक कठ उपनिषद उसी के साथ हमने बताया होगा। कठ उपनिषद में दोस्तों यम ने नचिकेता को ज्ञान दिया था, उसकी कहानी मिलती है। और उसके बाद एक महा उपनिषद आता है, महा उपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ली जाती है। अयम निजः परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा महा उपनिषद से ली जाती है दोस्तों। ये चीज हमको जितना बताए हैं उतना आप अपनी जगह नोट कर लीजिए, क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं इसमें से, ठीक है। अगर उपनिषदों से संबंधित क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, जो अभी आपको बता दिए हैं हम, ठीक। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों, पांड्य शासक का राजकीय चिन्ह मछली था, बिल्कुल सही बात है। और पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मदुरा थी दोस्तों, ये गलत बात है, ठीक। कि प्रथम राजधानी मदुरा नहीं थी, प्रथम राजधानी इनकी कोरकाई थी। क्या थी? कोरकाई, कोरकाई थी, ठीक। ये हो गया। तो सत्य कथन बताना है तो पहला कथन केवल इनका सत्य हो जाएगा, ठीक है। 61वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो पुष्यभूति वंश दोस्तों थानेश्वर में थी, ये सही सुमेलित है। मैत्रक वंश वल्लभी में थी, ये भी सही सुमेलित है। मौखरी वंश कन्नौज में थी, ये भी सही सुमेलित है। चंद्रवंश मगध में नहीं थी, तो ये गलत सुमेलित है और गलत ही पूछा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रवंश को हम लोग गौड़ वंश भी कहते हैं, और गौड़ वंश दोस्तों पाल बंगाल में रहती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दोस्तों मैप में देख लेते हैं। ये है दोस्तों मौखरी वंश, ये मौखरी वंश कन्नौज में है। ये पुष्यभूति वंश दोस्तों थानेश्वर में है। ये मैत्रक वंश वल्लभी गुजरात में है। और यहाँ पर आ जाते हैं वर्मा, और यहाँ पर आ जाते हैं पाल वंश, गौड़ वंश, ठीक है, ये बंगाल में आ जाते हैं। ये चालुक्य हैं, ये पल्लव हैं, है कि नहीं। ये चेर पांड्य, यहाँ पर ये चेर हो गए, ये पांडव, यहीं पर चोल आ जाएंगे, है कि नहीं। ये सारी चीजें आ जाती हैं। 62 है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत की सबसे बड़ी बस्ती थी, ये गलत बात है। भारत की सबसे बड़ी बस्ती राखी गढ़ी थी दोस्तों, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान देना है। यह हरियाणा राज्य में स्थित है धौलावीरा, गलत है दोस्तों। धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है कि नहीं। तो ये कहां पर है? गुजरात में है, तो ये गलत हो गया। तो इसका असत्य कथन बताना है तो दोनों असत्य हैं, है कि नहीं। तो 62 का दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा दोस्तों मैप में देख लेते हैं। ये भारत में सिंधु सभ्यता का सल्ला, ये धौलावीरा है, ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, यहीं पर धौलावीरा है दोस्तों, ठीक है। ये धौलावीरा है, ठीक है। ये लोथल भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों, ये हो गया लोथल भोगवा नदी किनारे। ये रंगपुर हो गया दोस्तों। ये बनावली हरियाणा हो गया, और ये कालीबंगा राजस्थान में, जहां काले रंग की चूड़ियां मिलती हैं। और ये राखीगढ़ी हो गया हरियाणा, ठीक है दोस्तों। और यही राखीगढ़ी उत्तर भारत में, मतलब भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, ठीक। धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। 63 आ जाता है, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम स्थान पर था? तो दीन इलाही की स्थापना दोस्तों उसने वो करता है 1582 में दोस्तों, ठीक है। और दास प्रथा का अंत दोस्तों 1562 में करता है। और मजहर की घोषणा दोस्तों करता है वो 1579 में। मजहर की घोषणा 1579 में होता है। और तीर्थ यात्रा दोस्तों हमको तो बड़े आसानी से याद हो गया था, ता से तीरथ, ता से 63, है कि नहीं। तो 1563 में करता। तो इस हिसाब से उसने सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या किया था? दीन इलाही की स्थापना। और दोस्तों इसमें आप सबका मतलब समझ रहे होंगे, मजहर की स्थापना, मजहर की घोषणा का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। महजर कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं मजहर भी लिखता है। तो महजर का मतलब होता है दोस्तों जो कानून का व्याख्याता होता है, इस्लामिक कानून का व्याख्याता, सबसे बड़ा व्याख्याता इस्लामिक कानून को मान्यता किसको मिली? अकबर को मिली। और उस पर सभी मौलवियों ने उस पर हस्ताक्षर भी किए थे कि जो इस्लामिक कानून का सबसे विद्वान विख्याता या सबसे बड़ा विख्याता कौन माना जाएगा? अकबर माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 64वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था समुद्रगुप्त के द्वारा। और समुद्रगुप्त के ही शासनकाल के समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिशेन थे, इन्होंने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति नामक रचना की थी। और प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? कई बार बता चुके हैं। चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा भी चंपू काव्य है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 65 है, बहमनी राज्य किस शासक ने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया था? तो पहला ईशा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हिंदुओं से जजिया का ना लेने की बात कही थी दोस्तों, ठीक। 66 आ जाता है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजवंश सिक्के की धातु कुषाण में स्वर्ण और तांबा, सही बात है, सही सुमेलित है, तो इसका नहीं पूछा है। लेकिन गुप्त में स्वर्ण एवं रजत, ये भी सही सुमेलित है। सातवाहन स्वर्ण नहीं है दोस्तों। सातवाहन में सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे शीशे के, पोटन के, चांदी के, रजत के, ठीक है। तो कौन कौन से सिक्के थे स्वर्ण में? चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन के सिक्के, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। कलचुरी, स्वर्ण, रजत, ताम्र, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। 67 सूची को मिलान करना है।
स्ट्रेडियल, सर्टोली कोशिकाएं, मेरुरज्जु और सेरिब्रम। दोस्तों पहले ही बताएं, सेरिब्रम, सेरिब्रम मतलब मस्तिष्क से संबंधित, मतलब स्मरण क्षमता। और सेरिबेलम एक था, सेरिबेलम मतलब बैलेंस, शरीर में बैलेंस स्थापित करना, गिर ना पड़े इधर उधर, ठीक है। यहां से आप ध्यान दे सकते हैं। तो डी का चौथा हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, स्ट्रेडियल का नारी विकास हार्मोन्स होता है, ये सही होगा। और सर्टोली कोशिका का विरसण होता है, ये भी सही होता है। और मेरुरज्जु का आप लोग दोस्तों पता होगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ये होगा। अगर आपको यही दो पता होता तो भी आप दोनों का आंसर कर सकते थे दोस्तों, है कि नहीं। तो इसका आंसर 1 2 3 4 सही हो जाएगा, ठीक। 68 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्स्रावी ग्रंथि नहीं है। बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? स्वेद ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब बहिर्स्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस ग्रंथि होती है, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, वेसोप्रोसिन की अधिकता से क्या होता है दोस्तों? मूत्र तनु होता है दोस्तों, गलत बात है, मूत्र गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। वेसोप्रेसिन से रुधिर गाढ़ा होता है, गलत है, रुधिर तनु हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। मूत्र गाढ़ा होता है, रुधिर तनु होता है, रुधिर दाब घट जाता है, गलत बात है, और रुधिर दाब बढ़ जाता है। यही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है, कथन कारण वाला है, गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलय हो जाता है, गलत बात है। अधिक दाब पर नहीं, कम दाब पर हीलियम जो होता है रक्त में विलय होता है, तो ए सही होगा और आर गलत हो जाएगा, ठीक। 71वां क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 डिग्री होता है, केल्विन होता है, सॉरी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री प्लस 273 डिग्री करते हैं तो 373 केल्विन क्वथनांक होता है जल का केल्विन पैमाने पर, ठीक है, ये हो जाएगा। अल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कम होता है। तो 71 का दोस्तों केवल और केवल 2 सही हो जाएगा। और इसका कितना होता है, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। 72 है, हल्दी में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है जो उसको पीला रंग रखता है? तो जैंथोफिल पाया जाता है। एंथोसाइनिन सेब में पाया जाता है, सेब के लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन, और लाइकोपिन टमाटर के लाल रंग का कारण होता है, ठीक। 23 दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मूल राशियां एसआई मात्रक देखते हैं। एसआई मात्रक दोस्तों, मूल राशियां 7 प्रकार की होती है, 4 दिया है, 3 अभी देख लेते हैं कौन सा नहीं दिया है। पदार्थ की मात्रा मोल होता है, सही है। ज्योति तीव्रता कैंडला, सही है। उष्मा गति ताप केल्विन में मापते हैं, सही है। द्रव्यमान मिलीग्राम में नहीं मापते हैं, द्रव्यमान दोस्तों किलोग्राम में मापते हैं। और दोस्तों 3 कौन कौन सी बच गई? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। और आ जाता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाता है दोस्तों, है कि नहीं। ये चीज हम लोग पढ़े होंगे। अब हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर। 74 है, फल और उनके खाने योग्य बताना है, कौन सा नहीं है, ठीक है, खाने योग्य भाग। सेब पुष्पासन खाया जाता है, सेब का पुष्पासन ही। काजू का बीज पत्र खाया जाता है, लीची का एरिल खाया जाता है, और गेहूं का फल वित्त नहीं खाया जाता, गेहूं का भ्रूण खाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 75 है, प्रमुख शब्दावलियां संबंधित उत्पाद मिलान करना। मेरी कल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, दोस्तों ये सही है। मैरी से दोस्तों आप लोग मैराइन याद कर सकते हैं, मैरीन, मैरीन लाइफ है ना, मैरीन लाइफ मतलब समुद्री जीव जंतु, तो समुद्री जीवों के संवर्धन के लिए होता है, ये सही स्टेटमेंट है। मोरी कल्चर दोस्तों शहतूत की कृषि होती है, ये पिछली सेशन में पढ़ चुके, पिछले प्रैक्टिस सेशन में पढ़ चुके हैं। सिल्वी कल्चर वन संवर्धन, ये भी सही स्टेटमेंट है। और ओली कल्चर, ऑलिव ऑयल हम लोग पढ़ते हैं ना, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, तो ओली कल्चर जैतून का संरक्षण, ये भी सही है। तो मतलब 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषाणु जनित बीमारियों के संबंध में सही है? विषाणु जनित, केवल विषाणुओं से होना चाहिए। मम्स, रेबीज, हर्पीज। तपेदिक दोस्तों बैक्टीरिया से होता है, इसमें भी तपेदिक है और इसमें भी तपेदिक है, तो मम्स, रेबीज, हर्पीज इसका आंसर सही हो जाएगा। 77 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है? हम लोग पढ़ते होंगे, भारी जल का भी किया जाता है, ग्रेफाइट का भी किया जाता है, बेरिलियम ऑक्साइड का भी किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सभी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। कथन कारण वाला क्वेश्चन आता है, कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। शैवाल के पास पर्णहरित होता है, वो भोजन बनाते हैं, भोजन कवक को मिलता है और कवक उनको जल प्रदान करते हैं, रहने का स्थल देते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट है, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं,
सही बात है, क्योंकि कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है, ये भी सही है, तो इसकी व्याख्या कर रहा है वो दोस्तों, है कि नहीं? ठीक, थोड़ा उल्टा हो गया, सेकंड स्टेटमेंट जल्दी पढ़ दिए। 79 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध के बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है, सही बात है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, ये भी सही बात है। जब हम ढे आईएएस की टेस्ट सीरीज नहीं, दूसरी टेस्ट सीरीज अपनी करा रहे थे, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन दिए थे कि मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष तक, चुने जाने के 2 वर्ष बाद तक उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं, सही स्टेटमेंट है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 80वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो दोस्तों 14 वर्ष से कम। इसके संबंध में आया था 1986 में कानून आया था, बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम, उसमें कहा गया था 14 वर्ष। उसके बाद 2016 में आया था बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम, उसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों में रोक की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग ध्यान देंगे। और अनुच्छेद 23 से संबंधित क्या था? 1957, 1956 और 1976 में, है कि नहीं? 56, 76, 86, 16 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कानून है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी 1976 वाला पिछले पहले दूसरे क्वेश्चन में मिला था, है कि नहीं? बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, ये आया था 1976। 81 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है, सही स्टेटमेंट है। 18वां मंडल अलीगढ़ था, ये भी सही स्टेटमेंट है। और उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो पहला और दूसरा इसका सत्य कथन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 4 संभाग हैं, कौन कौन से? उत्तरी संभाग, पश्चिमी संभाग, मतलब पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, उत्तरी संभाग और बुंदेलखंड संभाग। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा अलीगढ़। अलीगढ़ जो मंडल है, अलीगढ़ में कौन कौन से जिले, मंडल में कौन कौन से आ जाते हैं? अलीगढ़ आ जाता है, हाथरस आ जाता है, एटा आ जाता है और कासगंज आ जाता है। दोस्तों ये चारों मिलाकर अलीगढ़ मंडल बनते हैं। और ये आगरा है, आगरा से ही, आगरा मथुरा से ही, आगरा मंडल से ही अलीगढ़ को अलग कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पूर्वी संभाग हो गया, ये पश्चिमी संभाग हो गया, ये केंद्रीय संभाग हो गया। अभी हम उत्तरी संभाग बोल दिए थे ना, तो उत्तरी गलत बोल दिए थे, ये केंद्रीय संभाग हो गया। और ये बुंदेलखंड संभाग हो गया। ठीक है, तो 4 प्रकार के संभागों को उत्तर प्रदेश, संभागों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक, 82 क्वेश्चन आ जाता है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराना क्या प्रावधान है? अभी हम प्रैक्टिस से जो पिछला ही राष्ट्रपति का कराए हैं उसमें हम बताएं दोस्तों, एक एक चीज उसमें हमने जो कराया है वो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड, ये बाहर नहीं जाना है उससे क्वेश्चन। किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, कोई भी एग्जाम आप दे दीजिए दोस्तों, तो कितने भीतर के 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होगा। लेकिन दोस्तों पिछले सेशन में हमने एक क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया था गलती से, कि उसमें संसद के सदस्यों की जो अयोग्यता होती है उनको कब अयोग्य ठहराया जाता है? अगर वो संसद में लगातार उपस्थित ना हो, कितने दिन ना उपस्थित हो, तो 6 नहीं 6 माह हमने उसमें बता दिया था, वो गलत बता दिया था, गलती से निकल गया था। 60 दिन है, 2 माह है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप करेक्शन पिछला वाला कर सकते हैं। 88 है, राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है? तो भारत और नेपाल की जो संयुक्त जल परियोजना है दोस्तों वो टनकपुर है दोस्तों। ठीक है, टनकपुर दोस्तों महाकाली नदी पर है। ठीक, ये और चुखा जल परियोजना भारत और भूटान के बीच में, ये वांगचू नदी पर है। ठीक, ये ध्यान देना है। और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 90 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगर कितने थे? 7 नगर थे, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, यही सब थे। ठीक है, 91 है, मध्य और दक्षिण एशिया के निम्नलिखित अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों में कौन सा एक स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ईरान है अफीम उत्पादक, इधर कहते हैं स्वर्णिम अर्धचंद्र और इधर कहते हैं म्यांमार की साइड स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। ईरान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक नहीं है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग मैप में देखते हैं, ये है दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये है गोल्डन क्रिसेंट, अर्धचांद्र, सुनहरा चांद। तो इसमें ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान, ये अफीम उत्पादक देश है। और ये भारत है दोस्तों, प्यारा भारत। और यहाँ पर भारत के पूर्व में म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, इनको कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश हैं, तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड आते हैं। ठीक, 92 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। घाना देश है, घाना में कोको होता है, सही सुमेलित है दोस्तों। ब्राजील में कहवा होता है, ये भी सही सुमेलित है दोस्तों। श्रीलंका में चाय, ये भी सही सुमेलित है। मलेशिया में गन्ना नहीं होता है, मलेशिया में रबड़ होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही गलत है और गलत पूछा है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 93 है, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल होती है और अधिक स्थायी भी होती है। ठीक, ये हो गया। 94 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, सही स्टेटमेंट है, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो एक और सी उसका सही हो जाएगा दोस्तों। 95 में किस देश के मूल निवासियों को माओरी न्यूजीलैंड में है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, 96 है, भौगोलिक खोजें और कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है। भौगोलिक खोजें और खोजकर्ता न्यू फाउंडलैंड द्वीप दोस्तों जॉन कैबेट के द्वारा खोजा गया था, सही है। हवाई द्वीप कैप्टन कुक के द्वारा, ये भी सही है। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे, ये भी सही है। दक्षिणी ध्रुव केपलर नहीं है, दक्षिणी ध्रुव के एमंड सेन है आंसर। ठीक है दोस्तों, और केपलर सूर्य सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, ये आ जाता है दोस्तों। हम लोग थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं। ये कनाडा है, ये है न्यू फाउंडलैंड, ठीक, और ये है लेब्राडोर, तो ये न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, ये हो गया। हवाई द्वीप दोस्तों कहां पर है, हवाई द्वीप अमेरिका के पश्चिम साइड में है। ठीक है, हम लोग ये ध्यान दे लेंगे। अब 97वां क्वेश्चन आता है, अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या क्या कहलाती है। आदिवासी जनसंख्या कौन सी होती है वहां, निग्रोइसम जनजाति, निग्रो जनजाति के निकटतम है। ठीक, 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि के निकटतम है। तो भारत के मुख्य भूमि के निकटतम मतलब अगर हम लोग ये भारत का मैप देखते हैं तो ये भारत का अगर ये मैप हो गया, ठीक, तो यहां पर मतलब मुख्य भूमि का ये होता है, ये पूरा मुख्य भूमि हो गया, पूरा इसी के निकटतम दे रहा है। ठीक है, कौन सा है, तो बैरन द्वीप दोस्तों अंडमान निकोबार के पास है, तो बैरन द्वीप तो नहीं होगा मुख्य भूमि के निकट। मिनिकॉय रियूनियन द्वीप दोस्तों, रियूनियन द्वीप के भी बारे में बता चुके हैं, अफ्रीका के बगल में है। चागोस द्वीप समूह भी नहीं है, तो इसका मिनिकॉय द्वीप होगा दोस्तों। अब इसको हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये है दोस्तों भारत का नक्शा, ये है बैरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार। बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप दोस्तों, हम लोग को ये ध्यान देना, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, और बैरन द्वीप जो होता है ये सुषुप्त ये जागृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम द्वीप दोस्तों ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप बीच में स्थित है, ये ध्यान देना, बैरन द्वीप बीच में स्थित है। पूछ लेता बैरन द्वीप उत्तर में है कि नारकोंडम द्वीप उत्तर में है, तो नारकोंडम द्वीप उत्तर में है। ठीक, ये हो गया। और ये रहा मालदीव दोस्तों। बैरन द्वीप देखिए मुख्य भूमि से कितनी दूर है, मुख्य भूमि से बहुत दूर है, लेकिन मालदीव देखिए यहाँ पर ये मालदीव है और यहीं पर मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप पास में है। यही मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री रेखा जाती है, और मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप के बीच में कौन सी रेखा जाती है, 9 डिग्री रेखा जाती है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये आ जाता है आपका मालदीव, और मालदीव है, यही मालदीव है और यही है मिनिकॉय। देखिए ठीक है, देख रहे हैं, मालदीव है, ये मिनिकॉय, यहाँ पर 8 डिग्री रेखा जाती है और यहाँ से 9 डिग्री रेखा जाती है। ठीक, ये आ जाता है रियूनियन द्वीप दोस्तों। ये रियूनियन फ्रांस के कब्जे में है, यहाँ पर मेडागास्कर के पूरब में। रियूनियन द्वीप से ही संबंधित आपको पिछली क्लास में बताए थे कि जो दक्कन ट्रैप का भारत में निर्माण हुआ है वो इसी रियूनियन द्वीप से जब जो है अपनी गोंडवाना प्लेट गुजर रही थी, तो रियूनियन द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। कब, क्रिटेशियस काल में जब जाती है, तो यहाँ से जो है भारत में दक्कन ट्रैप, दक्कन लावा, ज्वालामुखी मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाता है, ये है भारत, और ये है यहाँ पर नीचे दक्षिण में चागोस द्वीप समूह। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना, मैपिंग ऐसे ही होती है, ऐसे ही पढ़ाई होती है मैप पे। ठीक है, बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई ऐसे ही होती है। ठीक, 99 है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये वाला 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 त्रिक 24 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। 9वां है, एक मंदिर में 26 सीढ़ियां हैं, राम ऊपर से नीचे 2 सीढ़ी उतरता है, उतने ही समय में श्याम 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, यदि वे एक ही समय में अपनी समान गति से आरंभ करें तो नीचे से ऊपर की ओर वे कौन सी सीढ़ी पर मिलेंगे दोस्तों। मान लेते हैं 8वीं सीढ़ी, तो ये 8 दूनी 16 और नीचे से 8 चढ़ेगा तो 24 सीढ़ी हो पाई, है 26 सीढ़ी, मतलब 2 सीढ़ी रह गई। ठीक है, अच्छा अगर इसका 10 मानते हैं तो 10 दूनी 20, और ये इधर से 10 चढ़ता, 20 10 30 ज्यादा हो जाती है, 12 भी ज्यादा हो जाएगा,
तो 9 इसका आंसर होगा। और 9 देखते हैं कैसे, 9 दूनी 18, ये ऊपर से इधर आता है, 18 सीढ़ी हो गई, और फिर ये नीचे से ऊपर जाता है 9, तो 18 9 27। मतलब जब ये 18 चढ़ लेगा, जब ये 9वीं सीढ़ी पर मिलेंगे, जब ये 8 चढ़ लेगा, 8 दूनी 16 हो गया, और ये कितनी चढ़ पाएगा उस समय, 8 ये चढ़ा तो ये भी 8 चढ़ेगा, 16 8 24, 24 बीच में आया। अब जब ये एक सीढ़ी चढ़ा और तुरंत ये फिर एक सीढ़ी चढ़ा, है कि नहीं, तब यहां पर मिलान हो जाएगा उनका, तो 9वीं सीढ़ी पर उनका मिलन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 101। राम श्याम से लंबा है लेकिन मोहन से छोटा है, ठीक, ये हो गया, लेकिन मोहन से छोटा है। अली जॉन से छोटा है, अली जॉन से छोटा है, और जॉन श्याम जितना लंबा नहीं है, जॉन श्याम जितना लंबा नहीं है, मतलब जॉन श्याम से छोटा है, तो ये अली यहां आ जाएगा। यदि वे सभी अपनी ऊंचाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़े कर दिए हम लोग, तो मध्य में कौन होगा, मध्य में दोस्तों एस से कौन है, श्याम है, श्याम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां है, ठीक है, और नीचे से 29वां, मतलब इसके नीचे 28 है, तो 28 17 45 छात्र हो गए टोटल, ठीक। 6 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, 45 6 51 हो गए, ठीक, और 5 इसमें फल हो गए, 5 इसमें फेल हो गए, तो 51 6 51 5 56 हो गए दोस्तों, है कि नहीं। तो परीक्षा में अभ्यर्थियों की कुल संख्या 56 हो गई, ठीक, ये हो जाएगा। 103 है, नीचे दी गई तालिकाओं में लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या बताना है, 7 5 35 -2 33 हो गया, 6 3 18 में से 8 गए 10 हो गया, 4 9 36, तो 4 यहाँ 9 हो जाएगा, और 4 9 36 में 3 घटा देंगे तो 33 आ जाएगा, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए डी का भाई है, ए डी का भाई हो गया, डी बी का पिता है, तो डी जो है, अच्छा डी बी का पिता है, तो डी भी पिता हो गए, डी बी के पिता हो गए। बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हो गई। बताइए सी से ए का क्या संबंध है, सी से ए का क्या संबंध है, सी से ए, सी से ए का क्या संबंध है, ए का संबंध है, तो ए कौन हो जाएंगे, तो दोस्तों यहां पर सी से ए का संबंध हो जाएगा, ए चाचा हो जाएंगे इसमें, लेकिन इसमें आंसर दिया गया है भतीजी, मतलब इसमें सी का ए से संबंध दे दिया, और पूछा क्या है, सी से ए का संबंध, ए का संबंध, ए का संबंध सी से क्या है, तो सी इसमें चाचा ही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इन्होंने भतीजी आंसर दिया जो कि गलत है। 105वां है, निम्न श्रृंखला का अगला अंक क्या होगा, 9 8 98 88 78 68 हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं, 8 हो जाएगा इसमें। 106 दूध और मलाई में वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किस एक शब्द युग्म में दोनों शब्दों में से है, शब्द युग्म चुने। महाविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, मतलब दूध से मलाई बनती है, मिट्टी से पॉटरी बनती है, ये सही हो जाएगा। फल से ग्लूकोज नहीं बनता, तो मिट्टी से पॉटरी बनती है, फल में ग्लूकोज होता है, ठीक, ये हो जाएगा। 107वां है, यदि किसी घड़ी में एक समय 12:15 बजते हैं, मतलब ये 12:15 बज गया, ठीक है, और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, अच्छा ये पूर्व हो गया, मतलब ये इधर से 90 डिग्री घूम गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो मिनट वाली सुई के विपरीत दिशा कौन सी, तो मिनट वाली सुई है, इसके विपरीत दिशा ये होगी, तो इसकी दिशा कौन सी होगी, तो ये पूरब है, ये भी इधर आ जाएगा उत्तर, मतलब ये उत्तर था, ऊपर उत्तर था, उत्तर इधर आ जाएगा, तो उत्तर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग कर लीजिएगा, मिलान है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 109 में विषम पद करना है, विषम पद शेर बाघ चीता ये बिल्ली की प्रजातियां, और भेड़िया कुत्ते की प्रजाति आ जाती है, ठीक है। 110वां भी आप लोग कर लीजिएगा, चुनाव चिन्ह रखना है इसमें, ठीक, तो 110वें का आंसर हम बता दे रहे हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका हम लोग आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे, पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। 111वां है, उद्योग बताना है, क्षेत्र है, तेल शोधक कारखाना, दोस्तों हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके थे, मथुरा से बरौनी ट्रेन जाती है, तेल शोधक कारखाना कहाँ है, मथुरा में है, तो ए का 3 होगा। देसी घी उद्योग दोस्तों औरैया में है, इसको जीआई टैग भी शायद मिला हुआ है, देसी घी, तो दूसरे का 4 हो जाएगा, तो मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खेल का सामान हम लोगों को पता है मेरठ में मिलता है, और बांसुरी के लिए पीलीभीत प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। 112वां देखते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों उत्तर प्रदेश में कब लाया गया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट उत्तर प्रदेश में सितंबर 2009 में लाया गया था, और केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में चालू किया गया था। 113 है, क्रियात्मक घाटा क्या होता है दोस्तों, क्रियात्मक घाटा दोस्तों स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा होता है, जब राजकोषीय घाटे में से हम लोग महंगाई वाला चीज घटा देते हैं तो क्रियात्मक घाटा आ जाता है,
वही चीज हो जाती है क्रियात्मक घाटा दोस्तों। ठीक, 114वां है निम्नलिखित किन दो संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा संस्था कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमएफ और आईबीआरडी कहते हैं। ठीक है, आईएमएफ और आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इन दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध से जो संहार हुए थे, जो पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी और संरचनाओं की, उसके लिए इन दोनों की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना है। 115वां है निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन ईपीजेड 1965 में खोला गया था। कहाँ है? कांडला में है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 116वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2014 में नहीं शुरू हुआ था दोस्तों, 1993 में हुआ था। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में लाया था और संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना 2001 में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर सही सुमेलित नहीं है, बी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक, 117वां है राष्ट्रीय निवेश कोष एनआईएफ का गठन कब किया गया था? तो 2005 में किया गया था। ठीक है, 118 है निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का सूचकांक नहीं है? सेंसेक्स है, राष्ट्रीय सूचकांक है, इंडो नेक्स्ट है, निफ्टी 50 किसका है? एनएसई का है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। ठीक, 119 देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह और प्रतीक, राजकीय पशु टेसु पलाश है, राजकीय वृक्ष सीता अशोक, अशोक का पेड़ है, राजकीय पक्षी कोयल नहीं है दोस्तों, राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है, ये हो जाएगा। और राजकीय पशु बारहसिंगा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक, 120वां देखते हैं गौतम बुद्ध नगर और उनका मुख्यालय देखना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। जनपद और मुख्यालय, गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा नहीं है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, ये ध्यान देना है। ठीक, कानपुर देहात का माटी है, माटी है, ये सही सुमेलित है, लेकिन पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बस्ती का नौगढ़ नहीं है दोस्तों, बस्ती का है दोस्तों बस्ती सिटी, बस्ती का क्या है? बस्ती सिटी है। और नौगढ़ दोस्तों कहाँ का है? सिद्धार्थ नगर का है। ठीक, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। और जालौन का दोस्तों उरई है। तो क्या पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 1 और 3 सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, 121 है अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाई जाने की अधिसूचना जारी की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि चिकित्सा से संबंधित हम लोग अमूमन मार सकते हैं और आयुष है या तो आयुष मंत्रालय मार सकते हैं या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मार सकते हैं, लेकिन इसका आंसर दोस्तों गृह मंत्रालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग, ध्यान देना है। ठीक है, 122वां है अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई? तो इजराइल से प्राप्त की गई है। ठीक, 123वां है अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। ठीक है, 124 है अगस्त 2023 में वर्ल्ड पीपल्स एंड फायर गेम्स 2023 कहां संपन्न हुआ? तो विनिपेग कनाडा में संपन्न हुआ है। ठीक, 125 है अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी है, वह किस देश की है? तो संयुक्त अरब अमीरात की हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना। 126 है अगस्त 2023 में किस अंतरराज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो बैंक ऑफ इजराइल को। स्पाइक भी इजराइल से लिया गया और इजराइल को इसमें शामिल भी किया गया है। ठीक, ध्यान देना है। 127 अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने लिंग परिवर्तन एवं ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो रूस ने की है। अभी हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेशन में पढ़ा था एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया ने समलैंगिकता के संबंध में कानून बनाया था और यहाँ पर इसने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों को प्रतिबंध लगाया। किसने? रूस ने। यहां से रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। 128वां जाता है हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो खजुराहो में आयोजन हुआ है। ठीक, 129 है अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने देश नए के शामिल करने की बात की गई है? तो 6 नए देशों को शामिल करने की बात की गई है। वो 6 नए देश कौन कौन से हैं? ईरान, यूएई, ईरान है, यूएई है और सऊदी अरब है दोस्तों। सऊदी अरब देश से ये हो गया, एक ही जगह पर है स्थित है लगभग। उसके बाद आ जाता है मिस्र, फिर इथियोपिया आ जाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में, फिर उसके बाद अर्जेंटीना आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक, 130वां है निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है दोस्तों। ठीक है,
131 है, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसमें अतिथि पोर्टल का प्रारंभ केरल के द्वारा किया गया है दोस्तों। ठीक, 132 आ जाता है, अराश डोर्रा गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन तीनों देशों के मध्य है दोस्तों? तो इसमें पहला ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब और कुवैत एक ही जगह पर स्थित है, वहीं पर है। ठीक, 133वां है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? प्रकाश श्रीवास्तव जी चुने गए हैं। ठीक है, 134 आ जाता है, अगस्त 2023 में 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इंदौर में हुआ है ई गवर्नेंस का। ठीक है, 135 है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल का गठन किया गया था? किसमें? दिनेश भार्गव नहीं है, महेश चंद्र पंत है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 136 है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की थी? तो कर्नाटक कहां पर है? दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के पास में कौन है? श्रीलंका है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 137 आ जाता है, अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गफ ने जीता है। ठीक, 138 है, मॉस्को रूस में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान निम्नलिखित में से इसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शांता थोटम को किया गया है। ठीक, 139 है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में किया गया था। और 140 है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम स्टार्टअप बना है? तो जेप्टो बना है। और यूनिकॉर्न क्या होता है? $1 मिलियन की संपत्ति वाला कोई भी अगर स्टार्टअप होता है तो उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा दे दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 140 क्वेश्चन फुल मैपिंग के साथ, फुल डिटेलिंग के साथ, न्यूनतम समय में चारों खाने चित्र मतलब चारों ऑप्शन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने इसको समझा है। और इसका पीडीएफ, इसका आंसर हम सब आप लोगों को जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर और जीएस वाले भैया के व्हाट्सएप ग्रुप पर हम इसको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक भी कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। और किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई कमेंट हो या कोई भी कमी आपको नजर आती हो, तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर जरूर से जरूर काम किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।